बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज आगाज़ में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे चमचों की जो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे किए गए। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये कोई और असल वाले चम्मच हैं। अच्छा। एक शौकीन शख्स ने अपने पास इकट्ठे कर रखे। ये अमरीकी रियासत अवाइवा के एक म्यूजियम के मालिक हैं, जिन्होंने दावा किया कि उसके पास चम्मच हैं। तकरीबन 38,162 चम्मच हैं। नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिया है। और इस स्पून गैलरी के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के स्पून रखे गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम के, मुख्तलिफ शेप्स के, मुख्तलिफ साइज़ के जो चम्मच हैं वो जमा कर। और ये जो इस म्यूज़ियम के मालिक हैं, उनका नाम है कैमी पॉहिल। इन्होंने तकरीबन 2 दर्जन रज़ाकारों को जमा किया और फिर 5 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारकर अपने चमचों की पूरी इन्वेंट्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश भी कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। वैसे ये काम हुकूमतों को करना चाहिए, उनके पास भी वाफिर मिकदार में चमचे मौजूद होते हैं, मुकाबला टफ दे सकते हैं। अच्छा, वैसे सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट्स के पास भी डिफरेंट किस्म के साइजेस के, मुख्तलिफ अशकाल के चमचे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक चमचे मौजूद होते हैं। तो लेकिन जनाब को पता नहीं कटलरी इकट्ठी करने का क्या शौक सूझा। ये आप अपने सामने देख सकते हैं, मुख्तलिफ चमचे। अच्छा, इनके ऊपर बिल्कुल नायाब है कंट्रीज की, उसके ऊपर मोनोलॉग बने हुए हैं, लोगोस बने हुए हैं, मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं। मतलब डिफरेंट किस्म के ये चमचे हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और अनोखे अनोखे शौक पाल रखे हैं लोगों ने। कुछ कॉइन्स जमा करते हैं, कुछ करेंसी जमा करते हैं डिफरेंट ममालिक की, और कुछ चमचे जमा करते हैं। जो डाक के टिकट, हाँ, वो भी जमा करते हैं लोग, वो जमा करते हैं। कुछ लोग बैजेस जमा करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, आपको याद होगा कि सोवेनियर्स और जो बैजेस होते हैं, मेडल्स होते हैं, कुछ लोगों को उसको जमा करने का शौक होता है। बहरहाल ये भी एक डिफरेंट और एक मुनफरिद शौक है चमचों को जमा करने का। और हमारी जो वालदाएं हैं, नानियाँ, दादियाँ हैं, वो भी तो पुराने ज़माने की कटलरी उनके पास होती थी और नायाब हो चुकी है। और आपको याद है वाइट कलर का होता था जिसके ऊपर फ्रूट्स बने होते थे, वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नेशनल कटलरी था, जो हर घर में शायद पाया जाता होगा। वो कटलरी जो होती थी वो ज़्यादातर जो है माएँ जहेज में लेकर आती थी। बेटियों को उनकी माओं ने बड़े शौक से ख़रीद कर दिए होते थे। और वो बच्चे बड़े हो जाते थे, बच्चों की शादियाँ हो जाती थी, इसके बावजूद वो चमचे कहीं नहीं जाते थे। वो कटलरी सेट जो है वो हमेशा नजर आता रहता था। चम्मच जो क्लास होती थी, हम सब ने बर्दाश्त की हुई है वो क्लास। और अगर लंच बॉक्स में आप लेकर चले गए हैं कोई चम्मच, आप किसी सेट का लेकर चले गए और आप वापस नहीं लेकर आए, तो जो आपकी दुर्गत घर वालों से बनती है, स्पेशली आपकी माँ से, वो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जो ये इन्होंने चमचे जमा किए, मेरे ख्याल में इनको भी इंस्पिरेशन इनकी वालदा से मिली है। ऐसा हो सकता है। कैमी ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनको बताया कि मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर के तमाम चम्मच चाय के चम्मच हैं, जबकि मेरे पास जो चम्मच हैं वो नमक के चम्मच हैं, सरसों के चम्मच हैं। और इस तरह के यूनिक उनके पास चम्मच की वैरायटी थी और कलेक्शन थी, जिसके बाद उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आप टॉप 5 स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं की मौजूदगी में कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम ब्रीफिंग हुई है। और किस तरह से बताया गया है कि पाकिस्तान तैयार है, हमावत तैयार है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस पर भी तफसील से करेंगे बात। और फिर बात होगी PSL 10 की, जिसके शानदार मैचेस जारी हैं। और पॉइंट्स टेबल पर कौन सी टीम टॉप पर आ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अपसेट्स भी हो रहे हैं। कुछ ऐसी टीम्स जो अब तक नहीं आ रही थी वो हार रही हैं, और जो ऐसी टीम्स जो अब तक जीती नहीं थी वो जीतना शुरू हो चुकी हैं। तो आज जायजा लेंगे कौन कहां पर मौजूद है। उसके बाद आपको बताएंगे कि मई के रवा हफ्ते कौन सा दिन किस सितारे के लिए खुशकिस्मत साबित होगा और कैसे, इस पर भी तफसील से बात। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान का भारत के जारहाना इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने का फैसला कर लिया गया है। कौमी सलामती का इजलास बुलाने के लिए इस्तदा की गई है। कब ये मुमकिन हो पाएगा, कब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान भारत का चेहरे को बेनकाब करेगा और असल जो हक़ाइक़ हैं वो रखेगा, ये देखना बाकी है। उसके बाद आपको बताएंगे बारिशों से मुतालिक महकमे मौसमियात की बड़ी पेशगोई। मौसम सुहाना हो चुका है, कभी बारिश और कभी रिमझिम और कभी फिर धूप। इस पर तफसील से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की जानिब वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। वज़ीर इत्तलात और DGISPR ने जो ब्रीफिंग दी है और जिस तरह से एक अंदाज़ अपनाया गया है DGISPR की ब्रीफिंग के अंदर, और तमाम सियासी क़यादत को भी इसमें शामिल किया गया और कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाए तमाम जमातों की जानिब से। और पाकिस्तान जारहियत की जो इस वक्त कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से,
उसका जवाब लाजमी दें। बिल्कुल, इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, कितना वाज़े मौक़िफ़ दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, और दो चीज़ें, एक तो ये कि हमारे अमन की कोशिश को या ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे किसी मिस एडवेंचर की सूरत में। साथ में उन्होंने ये ऑफ़र भी कर दिया है कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो लाएं, मिल बैठ के उसके ऊपर बात भी करते हैं, ज़िम्मेदारों को कटहरे में भी लाते हैं, उसे करारवा की सज़ा भी देते हैं। तो आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई ऑप्शन भारत के पास बची है शरारत करने की? क्योंकि दुनिया तो देख रही है, और ना ही दुनिया उस तरह की स्पोर्ट जिस तरह की भारत चाह रहा था वो करने को तैयार है। जुनैद, जो झूठे होते हैं, झूठों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है एक्सेप्ट झूठ पे झूठ बोली जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक तो पहले बता दूं सबसे ज्यादा इफेक्टी हम हैं दहशतगर्दी के, और ये हम ही ब्लेम कर रहे हैं कि हमने ये करवाया। ये पुलवामा का, बालाकोट का, ये सारा ये कौन कौन करता रहा? ये यही करते रहे, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब इनकी पॉपुलैरिटी अपने मुल्क के अंदर खराब हो जाती है, और पर्टिकुलरली अब जो 40 सीटें हैं बिहार की खतरे में पड़ गई हैं, तो ये एडवेंचर उन्होंने शुरू कर दिया। और एडवेंचर क्या है? हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का। और यही चीज आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने राजा साहबा में बात की कि हम मुसलमान हैं, हम यही रहने वाले हैं, लेकिन तुम कौन हो हमें डिवाइड करने वाले? इतनी बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी मोदी को। अब बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है, आपने गुजरात में इनका एक कैरेक्टर देख लिया, ये खुद एक पर्सोना नॉन ग्राटा बन गए थे अमेरिका के अंदर। अब जाके उनकी जूतियां चाट के उनके साथ बैठ गए हैं। तो ये एक झूठा इंसान है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि मोदी झूठा इंसान है और ब्लेम गेम की सियासत करता है, लाशों की सियासत करने वाला बंदा है, और अब तो उनके अपने अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं। उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हों या फिर उनके अपने जो मुखालिफिन हों, सियासी मुखालिफिन हों, वो तमाम लोग अब ये कहते हैं कि मोदी सियासत कर ही रहा, जो लाशों की सियासत है वो कर रहा है कुछ मफाद हासिल करने के लिए, मकासद हासिल करने के लिए। आप समझते हैं कि ये जो जंग की एक बिगल बजाना था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो पता होंगे मोदी सरकार को? क्या ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए इतना बड़ा ढोंग रचाया गया है और जंग का ऐलान किया गया है? आप समझते हैं कि सिर्फ यही मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है? ये इनको चाहिए, ये कश्मीर की एक जगह है, आजाद कश्मीर में एक जगह है, इसको कहते हैं डडियाल। डडियाल में वो जानवर लड़ाते हैं, और ये जो जानवर है मेरा ख्याल इसको उधर ही लड़ाना चाहिए, लेकिन वो इधर तो आएगा भी नहीं। क्रिकेट नहीं खेलने आते तो यहाँ क्या लड़ेगा आके ये। अब बात आती है कि इनको समझाए कौन? देखो, टर्की, इवन रशिया ने कल भी एक स्टेटमेंट दी है, चाइना है, उसके बाद ईरान है, ग्रीस है, सब ने कहा है कि भाई बैठ के बात करो। पाकिस्तान, हमारे वजीर आजम ने खुला कहा है कि आए तहकीकात करें। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन को, जेडी वैंस को भी कहा, उसने भी कहा करो। अभी हिंदुस्तान क्यों नहीं आगे आ रहा? बिकॉज ये झूठा है, इसके पास है कुछ नहीं है, और ये कंकॉक्ट करता है। हमने ये नहीं, देखो हमारी डिसेंसी देखो कि ये जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमने हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं किया इररिस्पांसिबली, हालांकि हमें पता है ये कौन करवा रहा है, हमें पता है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं है, हमें पता था, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते रहे। और इस हमले के बाद हमने कोई सबूत तो रखे, लेकिन हमें वक्त पे करना चाहिए था। अमीर साहब इससे एग्री करेंगे? दूसरा, हम अगर इनकी बॉलीवुड की मूवीज देखें, इनके जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स देखें, अर्नब गोस्वामी जैसे करेक्टर हो गए, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, मेजर बख्शी जैसे लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग, ये बैठ के लोगों को गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनकी माइंड मेकिंग करते हैं, और एक झूठ का प्रचार तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभिनंदन जब आता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है, त्यारा तबाह करवाना पड़ता है, और फिर चाय का कप पी के जाना पड़ता है। तो ये सारा झूठ का जो बाजार गर्म कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि इससे दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या अब उनका खेल खत्म हो चुका? देखो, आपने 2-3 नाम लिए हैं, ये जो 2 नाम है जो आपके लोग मीडिया के हैं, गोस्वामी और गौरव, ये देखो, ये एक पालतू जानवर हैं। इन्होंने वहीं भौंकना है जहां इनको कहा जाता है भौंको। मैं एक प्रोग्राम के अंदर मैंने खुद इसको जनरल बख्शी को एक कहा कि जनरल साहब, जिसने आपको जनरल बनाया बड़ा ही बेवकूफ इंसान था, क्योंकि
जिस तरह ये बातें करते हैं, जी। वो बड़ी बड़ी मूछें लगा के, और ये समझते हैं कि पता नहीं क्या ये करेंगे, तो ये भी बेचारे, इनकी पेंशनें खराब ना हो लेकिन जाएं। अफसोस तो ये है कि इनको अभिनंदन की जो मूवी आ रही है मीर साहब, उसमें वो क्या दिखाएंगे? मतलब किस तरह की उसको मार पड़ी, किस तरह उसने चाय की तारीफ की, मतलब वो दिखाने के लिए क्या है? और इन्होंने तो सारे जो इनकी मूवीज थी पिछले 7 दहाइयों से बन रही हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो भी सब झूठ था, इसका मतलब है। ये प्रोपेगेंडा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मन्स ने काफी फैंटी लगाई थी अमेरिकनों को, और अमेरिकनों ने क्या किया, ऐसी मूवीज बनाई कि दिखाया कि जर्मन से बिल्कुल ही फारग थे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ये प्रोपेगेंडा होता है, वो करेंगे, वो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, करेंगे वो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम क्या करेंगे, टू योर क्वेश्चन, हम क्या करेंगे? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें जब तक हम ये रिएक्शन का ये अपना एक एटीट्यूड रखेंगे, नो, हमें 2 हाथ हिंदुस्तान से आगे जाना है। हमने अपने केस को, हमारे पास 2 केसेस हैं, एक पानी का है और दूसरा कश्मीर का है। हमें इन केसेस को इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जाना है, और मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ, कश्मीर सेंटर्स खोल दो, ब्रसल्स सही के कह रहे हैं अंदर, आप। लंदन में और वॉशिंगटन में। पीजे साहब, इसको हम देख खोलो। रहे थे कि पिछले कोई एक हफ्ता बड़ी गर्मा गर्मी रही। यहाँ पर भी हम देख रहे थे माहौल गर्म था, क्योंकि भारत जो हमें दिखाना चाह रहा था, या जो भारतीय मीडिया हमें दिखा रहा था कि जंग की तैयारियां हो चुकी हैं, हम लोगों ने अपने राफेल जो है वो उसको आसमान में इस वक्त छोड़ दिया हुआ है, पाकिस्तान डर के भाग चुका है, पाकिस्तान ये कर रहा है। तो जो उस वक्त मीडिया दिखा रहा था, लग ये रहा था कि जंग बस अभी लगी तो बस अभी लगी, अभी कोई अटैक होने जा रहा है भारत की जानिब से और उसका जवाबी वार पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उनका मीडिया है, जंग सिर्फ मीडिया की हद तक थी, तो फिर बॉर्डर पर भी उन्हें अपने एंकर्स को, अपने मीडिया हाउसेस को भेज देना चाहिए, जंग अच्छी लड़ लेंगे। अजय देवगन को, ऋतिक रोशन को भेजते बॉर्डर पे शायद जीत जाते उसमें, इनको एक्टिंग में। इनको जिस तरह क्रिकेट के अंदर ये हाइप अपनी क्रिएट करते हैं, और उस पॉइंट पे ले जाते हैं कि बाद में इनको खुद शर्म आ जाती है, तो ये उनको कर रहे हैं, पंप अप कर रहे हैं, तो ठीक है, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आज आपने जैसे अभी कहा है, ISPR के हमारे जो इंचार्ज हैं और मिनिस्टर उसके जो है इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, हम रेडी हैं, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आप कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। इतना आपने शोर मचाया, और ये कोशिश पता कहाँ करेंगे? ये स्कर्मिश कर देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे ये नहीं करेंगे। अगर वर्किंग बाउंड्री पे इन्होंने कुछ कर दिया, तो फिर आप ऑल आउट वॉर की तरफ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप ये सब, आपको लगता है कि मोदी सरकार कोई अभी कोई ऐसी कोशिश करेगा? क्योंकि अब तो उन्हें जो पूरी दुनिया से रिस्पांस आना था वो नहीं आ रहा है, अकेला हो गया है भारत इस वक्त। आप नहीं समझते कि अब भारत रुक गया है, या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ से? देखिए, इनका जो टारगेट है, जो कि अचीवेबल है, वो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स का इनका टारगेट इस वक्त है, लेकिन इनका एक्चुअल टारगेट है 500 मिलियन डॉलर्स का, ट्रिलियन डॉलर्स का। अब ये इस जंग में जाएंगे, ये तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। इनकी इकोनॉमी देखो, जो सही बात है, इनकी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन जंग के अंदर जाके कोई भी दुनिया की मुल्क ले लो, उनकी इकोनॉमी को धचका लगता है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है जंग। पाकिस्तान ने पहले कह दिया है, भाई हमसे हमारे साथ बैठो, तहकीक करो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक चीज जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मीर साहब, वो ये कि पानी के मामले पे एक जिसको कहते हैं ना कि वारदात करने की कोशिश की है भारत ने। गो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के कौमी सलामती का इजलास बुलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए आप नहीं समझते कि वो लोग जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, वो समझते हैं कि 25 करोड़ आवाम जहाँ पर रहती है, वो उनकी फसलें तबाह कर दी जाएंगी, पानी रोक दिया जाएगा, उन्हें प्यास से मार दिया जाएगा। ये कोई इंसानियत है? ये कोई ऐसी सोच है जो कि एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के लिए? जुनेद, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये अच्छा हो गया है कि इन्होंने हमें 10-15 साल पहले बता दिया। पानी रोक के कहाँ लेके जाएंगे ये इन्होंने पानी रोका नहीं तो कश्मीर पानी के नीचे, इनका पंजाब पानी के नीचे आ जाएगा। तो ये पानी नहीं रोक सकते, कम से कम कुछ नहीं तो 10 या 15 साल तक, जब तक ये डैम्स बनाए ना। डैम्स बनाने से पहले हमने अपने केस को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना है। एक दूसरी चीज ये है कि ये एक इन्होंने हवा उठा दिया हमारे किसानों को डराने के लिए, हमें कि हाँ जी पानी बंद कर देंगे। भाई लुटनी पड़ गई। जिस दिन आपने पानी बंद कर दिया, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है
कि हम आपको एक बिफिटिंग जवाब देंगे, क्योंकि पानी के साथ हमारा सर्वाइवल है। हम लोअर राइपेरियंस हैं, ये अपर है। हमने इनके साथ पहले भी वादे किए और ये प्रॉब्लम जो है पानी का, बाय द वे जुनैद, 1859 से चल रहा है और इस पे कई कमीशंस बैठी हैं, कई कमीशंस। लास्ट 1946 में बैठी, इंडिपेंडेंस होगी तो बात रह गई। अब बात यह है कि हमें इसको रीनेगोशिएट करना है, इनके साथ बैठ के बात करनी है, and that is how we have to move forward. और इसकी कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो यकतरफा तो ये कैंसिल भी नहीं किया जा सकता इस मुआहदे को। तो फिर अगर भारत इस तरह की कोशिश करता है तो हमारा केस तो बहुत स्ट्रांग है, हमें तो इसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया को पता चल रहा है कि भारत ये एक साजिश के तहत कर रहा है, एक पूरे प्लान के तहत कर रहा है। पानी के रोकने की कोशिश जो है वो तो कानूनी तौर पर भी भारत यकतरफा इस मुआहदे को मौखर नहीं कर सकता। देखिए, हिंदुस्तान जो है एक गैंगस्टर बन गया है। ये एक, और ये सारा हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस वक्त जो इनका जो जुनता बैठी हुई है ना, बीजेपी की, ये गुंडे लोग हैं, ये इंसानियत के नहीं है। आपने जिससे पहले किया, ये लाशों से खेलने वाले लोग हैं और आपने इनकी हरकतें देख ली। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। हिंदुस्तान एक 27 फेडरेशन का मुल्क है, उसको ये तोड़ रहे हैं। इंडिजिनस मूवमेंट्स हो गई हैं, आपको पता है तामिल के साथ क्या कर रहे हैं, नागाज, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, खालिस्तान, कश्मीर, सबके साथ ये क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली ये अपने आप को सिर्फ डिस्ट्रक्ट बटन पे जा रहे हैं। ये हमें किसी चीज की हमें परवाह नहीं है कि ये क्या कर देंगे क्या नहीं करेंगे। ये कोशिश तो करें, ये जिस दिन कोशिश करेंगे आपको पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है और इनका जो जवाब मिलेगा फिर ये रोएंगे। और अब देखो कर क्या रहे हैं, IMF को कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एड ना दो, पाकिस्तान को लोन ना दो। यार आपसे घटिया इंसान हो सकता है कोई? इतने गिरे हुए लोग हो यार। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी जमीर साहब, सही आपने तर्जुमानी की है, हमारे दिल की बात कही है, लेकिन होश के नाखून है। और आपको पता है कि जो बॉलीवुड है वो भी बड़ी कोशिश कर रहा है और एक ज़बरदस्त मूवी आ रही है। मैंने काफ़ी वैसे से वैसे बॉलीवुड की मूवी नहीं देखी, लेकिन एक मूवी का मुझे शिद्दत से इंतजार है। अच्छा, वो मूवी अभिनंदन कैसा कमाल गेस किया, आमिर खान की। और मैं आमिर खान की बहुत बड़ी परफेक्शनिस्ट कहलाए जाते हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी आमिर खान की, लेकिन सॉरी टू से आमिर खान से ये उम्मीद नहीं थी जो आमिर खान ने कर दिखाया है। बिल्कुल, मतलब क्या आप बताएंगे उस मूवी के अंदर कि किस तरह से अभिनंदन को MiG-21 में आप लोगों ने पाकिस्तान भेजा साजिश करने के लिए, और फिर हमारे जवानों ने, हमारे शाहीनों ने मार गिराया उस MiG-21 को, और जिस तरह से पड़हच्चे उड़ाए उसके, और अभिनंदन जो है वो अपनी छोटी सी पिस्तौल निकाल के लोगों को दिखाता रहा, बारिश करते हुए ले जाया गया। फिर उसके बाद हमने ऐसे नहलाया, चाय पिलाई है, चाय की उसने तारीफ की और फिर उसके बाद उसको वापस घर भी छोड़ कर आए। तो हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। आप आमिर खान ने वैसे मेरे ख्याल में जज्बाती हो किया, उसके ऊपर कोई दबाव होगा, क्योंकि हम उम्मीद या फिर आमिर खान जो है ना वो फिल्म की दुनिया में थे, उन्हें पता ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी है क्या और अभिनंदन के साथ बेसिकली हुआ क्या था। मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी का पता होता तो वैसा हमाकत ना करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अभिनंदन को वहाँ पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं और जिस तरह से तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा, बाद में हुआ ये है कि यहाँ से जाने के बाद तो किया गया है, उसको ग्राउंड किया गया है। उसके बाद जब मीडिया में रद्दमल आया कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं आप अपने बंदे को, फिर उन्होंने उसको एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया और उसको मेडल्स पहनाए, उसकी आवभगत, उसकी तारीफें शुरू कर दी। जो तरीका ये बता रहा है, अब आमिर खान को यही पता है कि उसको मेडल्स पहनाए गए हैं, वो कोई बड़ी शानदार कारकर्दगी करके वापस लौटा है। आमिर खान को जरा बात कराइए हमारे साथ, हम उनको बताएं कि जिस बंदे की आपने मूवी में एक्ट किया है वो तो पिट के गया था यहाँ से। मैं ये चाहूंगी कि जब उनका ट्रेलर जो है वो हम लोग दिखा रहे हो अपने लोगों को या दूसरे लोगों को, तो साथ ही हम वो वीडियो एक्चुअल विजुअल्स थे वो भी दिखाइए। अभिनंदन जो है वो नीचे गिरा था और जिस तरह से अभिनंदन को वहाँ के लोगों ने मारा था, सखुई के इलाके में अभिनंदन गिरा था और जहाँ पर वो लोग मौजूद थे, जो मकामी लोग थे, उन्होंने अच्छी खासी धुलाई की थी। वो सीन जो है वो मंजर साज लाजमी मेरे ख्याल में एक लिहाज से बहुत अच्छा हो गया। उसकी वजह ये कि हम देख रहे हैं इनका ड्रामा दिन ब दिन, ये एयरफोर्स के ऊपर, ये नेवी के ऊपर, ये बड़ी फौज के ऊपर मूवीज बनाते थे और बताते थे कि जी किस तरह से हमने दुश्मन को पिछाड़ दिया है, मिशन ये मिशन वो। अच्छा, अब ये मूवी बनाने के बाद मेरे ख्याल में उनके बच्चा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सब की सब कहानियां झूठी थी, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो 71 की वॉर हो, चाहे वो कारगिल की वॉर हो। उसके अंदर जो कहानियां जो मंजन इंडिया और बॉलीवुड बेचता रहा है वो सब झूठ पर मबनी था। हकीकत यही है जो अभिनंदन में हुआ है कि उसने मार खाई, उसका त्यारा गिरा और उसके बाद वापसी पर उसको मेडल। अच्छा, कुछ दिन पहले भी मैं इनकी एक मूवी देख रही थी जुनैद, जिसके अंदर इन्होंने मिशन इम्पॉसिबल रखा हुआ था और इस मिशन के अंदर किस तरह से पाकिस्तान की
लिए सारे मिशन इम्पॉसिबल हैं। पाकिस्तान की जो एमिनेशन हाउसेज हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जेट्स खड़े थे या जहाँ पर पाकिस्तान का असलहा और बारूद पड़ा था, वहाँ पर आके अटैक करता है और उनको तबाह करके और फिर वापस जिस तरह से जाता है। तो मैं सोच रही थी कि ये क्या मूवी इन्होंने बनाई, क्योंकि पाकिस्तान में ये कब हुआ है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से मैंने ऐसा वाक़या नहीं सुना। अंदर की फ्रस्ट्रेशन है वो निकले, वो मूवीज के अंदर निकलती है। वो बॉलीवुड वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अंदर की भड़ास निकालते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं जी, और थोड़ी सी सिंपैथीज भी हैं उन नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो माजी से नावाकिफ हैं, जो ग्राउंड रियलिटी से नावाकिफ हैं। और थोड़ा सा हमारा आमिर खान के साथ भी कि भाई इतना लंबा लेगेसी जो थी आपने वो मूवी करने के बाद तमाम पे पानी फेर दिया। तो हम भी आपको बता दें कि अभिनंदन हीरो नहीं जीरो था, और ये सुन लो भारत, और ये हमेशा जीरो ही रहेगा, चाहे जितना भी आप मूवीज के अंदर उसे हीरो बना लें, आमिर खान को डालें या सलमान खान को डालें, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। हम यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए PSL सीजन 10 की, जिसके अंदर अनहोनियाँ होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन वो टीम्स जो ऊपर थी अब नीचे जा रही हैं और नीचे से ऊपर का सफ़र भी जारी है। और जो गुज़श्ता रात लाहौर का धुआंधार मैच था उसके अंदर होम ग्राउंड पे लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई है। कराची किंग्स की धुआंधार बैटिंग ने काम कर दिखाया है, कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त फाश दी है। ज़रा उसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टेबल पे नज़र मार लीजिए जनाब। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि नाकाबिल शिकस्त थी, अब उसने कोयटा से भी हार हासिल की है, मुल्तान सुल्तान्स ने भी उसे पछाड़ दिया है और पॉइंट्स टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो कब्जा है वो हो चुका है। लीडिंग पोजीशन पे 8 में से 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 2 हारे हैं और इस तरह से वो लीड कर रहे हैं। सॉरी, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले से दूसरे नंबर पर आ गई है, 8 में से 5 मैच ये भी जीत चुके हैं और 3 में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर तीसरे नंबर पे जनाब पॉइंट्स टेबल पे मौजूद है कराची किंग्स, 8 मैच खेले, 5 जीते और 3 में इन्हें भी शिकस्त हुई और इस तरह से तीसरी पोजीशन पर ये हैं लाहौर कलंदर्स, जिससे बहुत सी तवक्कुआत हैं, अब भी हैं और चांस है कि शायद वो कम बैक करें और फाइनल के अंदर पहुंचने में कोशिश करें, कामयाब हो जाएं। चौथे नंबर पर वो मौजूद हैं, 9 मैचेस खेले हैं, 4 में इन्होंने कामयाबियाँ हासिल की है और 4 ही मैच इन्होंने हार भी गए हैं, तो चौथे नंबर पर ये पहुंच चुके हैं। इस तरह से पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में इन्होंने कामयाबी मिली और 4 में इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और आखिर में मुल्तान सुल्तान्स फाइनली एक मैच उन्होंने जीत लिया है 8 मैचेस में से और 7 मैचेस उन्होंने हारे हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है। ज़रा हमाद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हमाद भाई हमारे साथ ही मौजूद है, तो हमाद भाई आप बताइएगा, जिस तरह से लाहौर कलंदर्स अपने ही होम ग्राउंड पर मैच हार गए हैं और ये जो हमने देखा कि वीकेंड गुजरा है, वीकेंड के अंदर इतनी काया पलट नज़र आ रही है। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, हम सब भी सपोर्ट कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरी पोजीशन पर आ जाना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्राफ इतना गिरा और फिर लाहौर कलंदर का भी ग्राफ नीचे आया है और हम देख रहे हैं कि कोयटा एकदम से ऊपर पहुंच गया है। इसकी क्या वजह देख रहे हैं? क्या कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर्स ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है, जमकर खेले हैं, या किसी चीज़ का एज हासिल है उन्हें? कोई ग्राउंड जो है वो उनका बड़ा पसंदीदा ग्राउंड है, सूटेबल ग्राउंड है उनके लिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए, क्रिकेट में हमेशा हम कहते हैं बॉलर्स मैचेस जितवाते हैं। कोयटा की आपने बात की तो कोयटा का बॉलिंग अटैक अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मुझे सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक लग रहा है, जिसमें खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद आमिर हैं, तो दोनों जबरदस्त नए बॉल के साथ बहुत अच्छे बॉल करने वाले हैं और कंट्रोल के साथ। एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर के पास है, फिर मोहम्मद वसीम जूनियर है, तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक है और वो आपने देखा कि बासानी मैच भी जीतते जा रहे हैं। 4 लगातार मैचेस जीत गई है कोयटा, तो इनके लिए। ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद की आपने बात की तो जो पहला लेग था उसमें पहले 5 मैचेस लगातार जीतने के बाद जो ब्रेक आया ना, वो उनका विनिंग मोमेंटम टूट गया। फिर उन्होंने साथ साथ ये स्ट्रेटेजी देखी कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं, तो वो जब चेक किया तो कॉलिन मनरो जो ओपन कर रहे थे वो नीचे आए, काइल मेज ऊपर आए, तो वहां पे थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हमारी गलती कहाँ कर बैठी इस्लामाबाद यूनाइटेड? क्योंकि हम देख रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त नज़र आ रहे थे अब तक, मुसलसल मैचेस पे मैचेस जीते जा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई भी टीम हराने की सलाहियत नहीं रखती है, लेकिन एकदम से स्ट्रेटजी तब्दील करना उनके लिए गलत ठहरा। नहीं, ये स्ट्रेटेजी इसलिए उन्होंने चेंज की कि उनके पास अभी मार्जिन था, 10 पॉइंट ले लिए थे, बाकी में से एक मैच और जीतेंगे तो वो क्वालिफाई कर लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर है ना, आप कह सकते हैं ठीक है, आपने जो स्क्वाड पिक किया सबको मौका मिल जाए, कम से कम आपको नजर भी आ गया कि जिनको मौका दिया गया अभी उनमें और मेहनत की जरूरत है। जीता हुआ मैच वो भी हारे आखिरी ओवर में, वो खुर्रम ने जो बॉल किया जिसको हसन नवाज ने छक्के लगा दिए, 15 रन, 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए। जी, और वो भी एक ही ओवर में।
जी, जी, एक ही ओवर में वो पहले क्या देखिए ना, कॉल होती है जब हवा में जा रही है तो जिसके हाथ में ग्लव्स है ऑब्वियसली विकेट कीपर उसको पहले मौका देना चाहिए। तो बॉलर बिल्कुल। इतनी दूर से भागता हुआ पॉइंट पे जाके वो कैच करे तो वो गलती बॉलर की थी। फिर उसके बाद से स्लिप में थर्ड मैन पे अच्छा, कैच ड्रॉप अमूमी हो तौर गया। पे फिर एक हमाद और भाई होता ही है कि जो टीम हार रही होती है वो दबाव में होती है, परेशानी में आके गलत फैसले होते हैं। वो टीम जो कि नाकाबिल शिकस्त थी, सबसे जीत रही थी, फिर इनके साथ क्या हुआ? क्या ये जो तब्दीलियां की गई टीम के अंदर वो इनको रास नहीं आई या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? तब्दीलियां बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसा मैंने कहा ना, कॉलिन मुनरो उनके ओपन करते थे साहिबजादा फरहान के साथ और दोनों बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। जब हमने कॉलिन मुनरो को हराया, काइल मेज के साथ ओपन करने आए तो 10 ओवर में जाके 58 करे, जो पहले 4 या 5 ओवर में कर लेते थे। तो पहले पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए, जिसके बाद से विकेट गिरती है तेज खेलने के चक्कर में, एक के बाद एक विकेट, और फिर वो रिकवर नहीं कर पाते। और यही वजह है कि उनके थिंक टैंक से शायद गलती होगी और वो पिक नहीं कर सके कि आखिरी ओवर कैलकुलेट सलमान अली आगा शादाब की जगह कैप्टनसी कर रहे थे, वो कैलकुलेट नहीं कर सके लास्ट ओवर किसको देना है। इन एक्सपीरियंस बॉलर जिसने बॉल ही नहीं किया था उससे आप बॉल करवा रहे हैं और फिर वो जाहिर है 15 रन। आजकल की मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में अगर एक ओवर में 15 रन तो ज्यादातर टीम्स कर लेती है। कल के मैच की अगर बात की जाए, कल का मैच मुझे लाहौर से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक आसान मैच जो लाहौर को जीतना जी। चाहिए था। साथ साथ खुशी ये भी है कि देखिए दो बैट्समैन जो कि पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं और पाकिस्तान के प्लेयर जब इसमें पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एसेट। हम पहली इनिंग की बात कर लें लाहौर कलर की, मोहम्मद नईम ने क्या जबरदस्त बैटिंग दिखाई है। मतलब 22-23 हमाद गेंदों भाई, पे 65 कोयटा ग्लैडिएटर बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गई है एकदम से। क्या समझते हैं कि कौन से बाबा जी की दुआएं उनके काम आ गई हैं जो एकदम से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए जी, क्वेटा के लिए सऊद शकील की कैप्टनसी बड़ी कारगर साबित हुई है। सरफराज के बाद सऊद शकील बहुत अच्छी कैप्टनसी। एक तो खुद बॉल भी करते हैं बीच में आके और उन्हें ये पता है गेम को रीड करके कि मुझे कहाँ बॉल करना है। तो गेम अवेयरनेस नजर आ रही है और अभी तो नंबर 1 पोजीशन पे। अब लाहौर कलंदर के लिए एक खतरे की घंटी ये कि आज जो मैच खेला जाएगा बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान, अगर ज़ल्मी मैच जीत जाती है, क्योंकि उसने 2 मैच कम खेले हैं लाहौर कलंदर के मुकाबले में और उसके 3 मैच रहते हैं। 3 में से अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं और लाहौर कलंदर अपना आखिरी मैच क्योंकि 9 मैच खेल के हार जाता है तो लाहौर कलंदर बाहर भी हो सकता है यहाँ पे। तो लाहौर कलंदर को पहले अच्छा, जरूर जीते और बिल्कुल मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जिस तरह एक अच्छा मौका था मैच जीतने का, उसे क्यों गवा दिया लाहौर कलंदर्स ने? हम देख रहे थे कि हारिस रऊफ की कोशिश भी कारगर साबित नहीं हो रही थी, कोई वेरिएशन नहीं थी बारिश की वजह से। सीधा जो उनका बॉल था वो बल्ले पे जा रहा था, मेरे ख्याल में यही एक बड़ी वजह भी बनी उनके हारने की। क्या कहेंगे हमाद भाई? जुनैद, लेंथ बड़ी क्रूशल है। आपने देखा होगा कि जब फखर जमान छक्के लगा रहे थे, आमिर जमाल बॉल करने आए थे कराची की जानिब से और वो यॉर्कर लेंथ पे बॉल कर रहे थे। हमने देखा कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग में जब छक्के लगना शुरू हुए हैं, इरफान खान नियाजी ने जब अपना रंग दिखाया है, तो शाहीन शाह अफरीदी और साथ साथ हारिस रऊफ दोनों अराउंड 145 टू 150 केपीएच के दरमियान बॉल कर रहे थे, लेकिन लेंथ खराब थी। लेंथ बॉल कर रहे थे और वो बासानी छक्के करते थे। क्योंकि बैट्समैन के लिए कोई मसला नहीं है लेंथ बॉल करें, यॉर्कर नहीं कर रहे थे। हमेशा से मैं कहता हूँ डेथ ओवर्स में अगर आप यॉर्कर नहीं करेंगे तो आपकी बचत नहीं है। और दोनों की गलतियां पोस्ट मैच एनालिसिस आप इनके जो थिंक टैंक है वो निकाल के इनके सामने रखेगा तो कि किस लेंथ पे बॉल कर रहे थे। बैट्समैन के लिए आइडियल लेंथ थी, बेशक आप 150 केपीएच बॉल करें, वो बैटिंग पैराडाइज पिचेस है इन पे। वो कहते हैं ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है जिन बैट्समैन का, वो बासानी। और मुझे खुशी हुई इरफान खान नियाजी की, मेरी रात को इनके फादर से भी बात हुई, वो हज के लिए गए हुए हैं हरम पे, तो वहां पे दुआएं भी कर रहे हो, कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पिछले मैच में भी अच्छे खेले थे, 40 ऑड रन के लिए। पाकिस्तान का फ्यूचर है। जो बच्चे पाकिस्तान के परफॉर्म करें पाकिस्तान लीग में, अल्टीमेटली फायदा किसको है? पाकिस्तान को हो रहा है कि ये हम अपने उन प्लेयर्स को पिन पॉइंट करें कि ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है। ये टीम नई जो बिल्कुल दुरुस्त की तर्ज की बनी, हमाद भाई, अरे आप फाइनल में कौन सी टीमों को आते हुए देख रहे हैं? अब तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का आप नाम नहीं लेंगे, आप किसको देख रहे हैं फाइनल में आते हुए? मैं अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का ही नाम लूंगा, दूसरी पोजीशन पे, इतनी बुरी पोजीशन नहीं है इस्लामाबाद की। देखिए क्वेटा इस वक्त बड़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 3 पोजीशन के लिए 3 टीमों के दरमियान, 2 पोजीशन के लिए 3 टीमों के दरमियान मुकाबला चल रहा है, जिसमें लाहौर है, पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, इनके दरमियान मुकाबला चल रहा है। तो देखें वही बात है, जो टीमें अच्छा खेलेंगी और अब ये शिफ्ट होने वाला, कल आज मैच होगा मुल्तान में, उसके बाद से फिर वापस पिंडी में
मैचेस आ रहे हैं, 4 लगातार मैचेस पेंडिंग में, तो इस्लामाबाद फिर वापस अपने होम ग्राउंड पे आ जाएगी जहां से वो उसने आगाज किया था विनिंग नोट पे। तो ये अच्छे साइन इस्लामाबाद के लिए। बाकी टीमों के लिए मैं कहूंगा कि पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कैप्टनसी में डू एंड डाई है, क्योंकि 50 उन्होंने किया था, मैच जरूर जितवाया था, वो बाबर को सूट करता है 140 प्लस या 60 के दरमियान टोटल चेज करना, लेकिन जहां 200 प्लस हो जाता है वो बाबर के लिए मुश्किल। बाबर ने भी आपने देखा होगा सेक्रीफाइस किया, नंबर 3 पे बैटिंग करके ओवन को बैटिंग कराई, तो टीमें शफल कर रही हैं, बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रही हैं कि कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद का शादाब खान की इंजरी हो गई थी, अदरवाइज वो खेलते हैं, तो उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों चीजों में कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मुझे अफसोस हो रहा है। लाहौर के बारे में जी नई एलईडी कहीं वो रीजन तो नहीं है, लेकिन टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए बॉल के नीचे आके, और फिर वही क्रिकेट की टर्म में कहते हैं कि जब स्काई पे बॉल ज्यादा चला जाता है आसमान पे, तो कॉल होनी चाहिए, 3 फील्डर अगर बॉल की तरफ बढ़े तो लाउड कॉल करें, बजाय इसके कि आपस में टकरा रहे हो, तो यहाँ पे गलती नजर आ रही है। इन गलतियों को देख के तो लगता है अहमद भाई कि बेसिक ट्रेनिंग भी ठीक तरह से नहीं हुई हुई हमारे खिलाड़ियों की, और ये तो चले हमारी अपनी लीग है, इंटरनेशनल मैचेस में फिर क्या करेंगे, वहाँ पे तो हम देखते हैं कि फिर लाइन लग जाती है और फिर हारने का बायस भी बनते हैं, किस कैचेस ड्रॉप होना। कितनी सख्त मेहनत करनी होगी और इन्हें ट्रेन भी तो करना होगा फिर हमें। बिल्कुल, तीनों शोबों में आपको, एक तो अगर बैटिंग की बात की जाए तो शॉट सिलेक्शन मैटर करती है, बॉलिंग की बात की जाए तो किस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, किस बैट्समैन को बॉल कर रहे हैं, पावर प्ले में किस लेंथ पे बॉल करनी है, आखिरी 4 ओवर में कहाँ पे बॉल करनी है। देखिए क्रिकेट बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि बैट्समैन फर्स्ट पावर प्ले में और आखिरी के डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स ढूंढ रहे हैं, तो बड़े शॉट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपके पास लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सबको पता है। यॉर्कर बेस्ट ऑप्शन है, और हम जब पेस की बात करते हैं, एक बॉलर अगर 145 kph पे बॉल कर रहा है, वहां से उसको छक्का भी लग जाए, चले सही यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं हुई, हाफ वॉली हो गई, उसने छक्का लगा दिया, लेकिन बाकी 5 आमिर जमाल ने करके दिखा दिया फखर जमान के सामने। मतलब आपको एक दूसरे को भी देख के कुछ सीखना चाहिए ना, कि दूसरा बॉलर अगर कामयाब हुआ था तो वो कैसे हुआ था। मोहम्मद नईम जब छक्के मार रहे थे तो उस पर कौन सी लेंथ पे बॉल की जा रही थी जो छक्के मारते, और जब वो आउट हुए उसके बाद हमाद भाई, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। आप समझते हैं कि फॉर्म में वापस आ रहे हैं बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 53 नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली है, क्या समझते हैं कि वापस फॉर्म में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को खुद फैसला कर लेना चाहिए। T20 उनकी नहीं है क्रिकेट, अगर वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो 40 के टोटल अब नहीं होता T20 में, 200 प्लस इंटरनेशनल टीम 200 प्लस कर रही है। बाबर का वो अंदाज नहीं है कि वो 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके, तो बेहतर है बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि बाबर टेस्ट और वनडे तक अपने आप को महदूद। और रिजवान के बारे में क्या राय है आपकी? आज दोनों आमने सामने भी होंगे, तो आज के मैच के वाले से क्या फोरकास्ट है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और उनके भी तो टीम बाहरी हो चुकी है अब। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान 4 फाइनल खेली, पिछले 4 जिनमें से एक में टाइटल जीता, लेकिन इस दफा आपने देख लिया कि वो 4 प्लेयर उनके नहीं है, डेविड मिलर नहीं है, राय लुरूसो नहीं है, अब्बास अफरीदी, एहसान उल्लाह, जिन्होंने इनको टाइटल जिताया तो वो इनकी टीम में नहीं है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है इनका, और जेलिन नहीं वो हो पाई। सिर्फ एक पे रिलाई करेंगे अगर आप कि रिजवान ही हर मैच में करें, तो एक मैच में तो कर दिया, 243 करके दिखा दिया रिजवान, लेकिन आप वो डिफेंड नहीं कर सके। तो सोचना पड़ेगा अगली लीग के लिए, और अगली लीग हो सकता है इसी साल दिसंबर में भी हो जाए, क्योंकि विंडो नहीं है अवेलेबल नेक्स्ट ईयर, तो हो सकता है आपको इसी साल एक और लीग PSL 11 भी देखने को मिले। तो फिंगर्स क्रॉस। और आज के मैच की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास आउटसाइड चांस है, अगर ये बाकी मैच जीत जाती है, 2 मैचेस जीत जाती है, तो वो आ सकती है चौथी पोजीशन पे। तो देखते हैं कि रिजवान ने वैसे तो कहा कि उनकी प्लेयर जो है वो बाबर आजम के साथ है, क्योंकि फ्रेंडशिप है उनकी, तो कहीं फ्रेंडशिप में मैच प्लेट में रख के साबिक कप्तान या फिर मौजूदा कप्तान कौन आज की बाजी जो अपने नाम करता है। बहुत शुक्रिया, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज का मैच कितना अच्छा होने वाला ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन सी टीम जमकर खेलती है। हम आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे अबू धाबी में दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर रेस हुई है, कौन फाते रहा, कौन इसमें मौजूद था। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं हमारे अभी के टॉपिक की। तो जनाब हमारे साथ मायनाज रेसर्स मौजूद हैं, अबू धाबी में दुनिया की सबसे बड़ी
इंडोर रेस हाईरॉक्स हुई है। इस रेस के अंदर जो रेसर्स मौजूद थे वो हमारे मेहमान हैं अभी की। वंदना राजेश एथलीट रेसर हैं हमारे साथ, और उज़मा आबिद सीनियर कोच हैं मैराथन रनर। वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों मेहमानों को, और बहुत सारी मुबारकबाद पहले आप दोनों को देना चाहूँगी, और फिर जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से मुमकिन कर दिखाया आपने, कितने एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया और कितनी इसके पीछे आपकी मेहनत थी। Thank you very much for inviting us on the show. Well, मेहनत तो बहुत थी, और एथलीट्स की बात है तो वहाँ कुछ 6000 बंदे बहुत मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए थे, और पाकिस्तान से हम कुछ 12-15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और मेहनत जो थी वो हमने काफ़ी की थी। हम रेगुलर एक्सरसाइज भी करते थे एज coaches. We also coach at Matrix Fit. हमारी कुछ हाईरॉक्स की जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग थी वो 12 हफ्ते की रही। उसमें हमने रनिंग पे और स्ट्रेंथ पे काम किया, बिकॉज हाईरॉक्स इज अ स्पोर्ट जिसमें दोनों ही टेस्ट होता है, आपकी रनिंग और फंक्शनल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। सही। तो यू हैव टू वर्क। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और आप लोगों की सारों की एफर्ट जो है वो रंग लाई है इस कामयाबी की ज़रूरत में। अच्छा अज़मा साहिबा, आपके कोचिंग का कितना अमल दखल था, ये जो नुमाया किरदार अदा किया हमारी एथलीट्स ने इस रेस के अंदर, कितना टफ था ये तैयारी करवाना और कम्पीट करना फिर दीगर पार्टिसिपेंट से? जी वैसे तो हमारी स्ट्रॉन्ग बेस थी रनिंग और स्ट्रेंथ दोनों में, एंड सिंस आई एम अ मैराथन रनर तो मेरे लिए रनिंग पार्ट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट मैं स्ट्रेंथ कोच भी हूँ तो मेरे पास उसकी भी बेस थी। बट नेवरदलेस आप जिस भी कंपटीशन के लिए जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हो तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होता है। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक हार्डकोर 12 वीक्स की हमने ट्रेनिंग की थी। ठीक है। अच्छा, वैसे तो इसका नाम बड़ा रखा गया है, थ्रिलिंग एक्साइटिंग नाम है। बिल्कुल। वंदना से जानना चाहूंगी, वंदना इसको हाई रॉक्स क्यों कहा जाता है? इसके नाम में वैसे ही समझ में आ रहा है कि बहुत डिफरेंट रेस हो सकती है, और ये इंडोर क्यों होती है? आम रेसों में और हाई रॉक्स में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप, क्या है? जी, हाई रॉक्स एक ब्रेन चाइल्ड ऑफ क्रॉसफिट एथलीट थी। तो एक ये आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट क्रॉसफिट। क्रॉसफिट भी एक अलग स्पोर्ट है जिसमें ओलंपिक लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, एंड्योरेंस, इट्स अ मल्टी स्पोर्ट बेसिकली। उसमें काफ़ी चीज़ों की टेस्टिंग होती है, आपकी स्ट्रेंथ और आपका एंड्योरेंस उसमें भी टेस्ट होता है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट। दिस केम आउट ऑफ फ्रॉम क्रॉसफिट, और इस तरीके की एक रेस बनाई गई जिसको बहुत इंक्लूसिव रखा गया कि इसमें हर उम्र और हर एज बैकग्राउंड के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक एवरीडे एथलीट जो एवरीडे जिम गोअर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ और रनिंग की बेस होनी चाहिए आपकी अच्छी, और आप इसमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा, अगर ये जो जुलाई में एक बार फिर से होने जा रही है ये रेस, तो उसके अंदर अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, अगर आप देखने वालों को गाइड कर सकें उज़मा साहिबा? जी यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस ऑनलाइन। जैसे वी हैव टू बाय एन ऑनलाइन टिकट, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। कैटेगरीज होती हैं, उसमें सोलो हैं, डबल्स हैं, टीम ऑफ 4 हैं। जैसे जब वंदना मैंने किया था वी डिड एज टीम ऑफ 2। सो यू ऑप्ट फॉर द कैटेगरी जिसके लिए आप रियलिस्टिकली आप ट्रेन कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंक्लूसिव होगा कि जो टीम ऑफ 4 हैं वो आपस में। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर रेसेस। बहुत शुक्रिया। वंदना राजेश, उज़मा आबिद हमारे साथ मौजूद थी और नुमाया कारकर्दगी दिखाई है हाई रॉक्स रेस के अंदर जो कि अबू धाबी में मुनक़िद हुई। और अगर अभी भी कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है जो कि जुलाई में होने वाली है, तो आप इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, आपको कहेंगे खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। बात कर लेते हैं कुछ रवां साल के 5वें महीने की। माहिरीन की जानिब से मई के इस हफ्ते से मुतल्लिक क्या पेशगोइयाँ हैं कि आपका
ये महीना कैसे गुजरने जा रहा है। बिल्कुल, और महीने का ये पहला हफ्ता कैसा गुजरेगा, किसके सितारे क्या कहते हैं, किसके सितारे उसके लिए तरक्की लेकर आएंगे, और क्या जंग खत्म हो गई है, जंग जो लगने जा रही थी वो टल गई है या अभी इसके खदशात। भारत ने होश के नाखून ले लिए हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ दाऊद जी मौजूद है, माहिर इल्म नजूम। वेलकम टू शो कहेंगे दाऊद भाई आपको। आपने पत्ते फैला लिए। बिल्कुल दाऊद भाई, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि इस हफ्ते की क्या पेश हुई है। भारत को होश आ गया है, भारत अब चुप करके कोई शरारत कर सकता है, ये खतरात टल गए। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत की जब भी जंग लगी पानी पे ही लगेगी, ये तो प्रिडिक्शन है। पानीपत दी जंग है, पानी तो लगनी है, पानी का इशू रहेगा, एनर्जी अच्छा। का। ये एक तो ये बात, दूसरी ये कि करंट पोजीशन में इंडिया जो है वो डाउन हो चुका है। अच्छा। उसकी पोजीशन वो नहीं है जिस तरह की बिगनिंग में जितना वो वावेला कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पाकिस्तान की एनर्जी और इंडिया की एनर्जी करंट भी चेक करूंगा और जंग का एक कार्ड भी निकाल लूंगा, तो पाकिस्तान की करंट सूरत हाल में क्या एनर्जी नज़र आती है। तो 3 कार्ड से मैं आपको बता देता हूं कि शुरू में थोड़ी सी पोजीशन कमज़ोर थी पाकिस्तान की बिगनिंग में, जिस तरह इंडिया ने बहुत ज़्यादा वावेला किया कि जब तक पाकिस्तान चुप था। बिल्कुल, मगर जब पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया तो उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग, बट पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को भी महफूज कर लिया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान इस वक्त महफूज हाथों में है, चाहे वो आर्मी के हाथों में है, चाहे चाइना के हाथों में है, चाहे जिसके भी हाथों में है, तो पाकिस्तान महफूज है इस वक्त। ठीक है। और हमेशा सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के हाथ में है पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद, और हमेशा दुआएं साथ हैं। इंडिया की पोजीशन भी मैं देखूंगा। करंट सूरत हाल में इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इंडिया के लिए करंट सूरत हाल में यहाँ पे पहले तो वो मजबूत पोजीशन थी, स्ट्रॉन्ग था उसका मौक़िफ़, बट यहाँ पे उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है किसी तरीके से, स्ट्रेंथ कुछ करना चाहता था वो कर नहीं पाया। फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी मौजूद है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस सारी सूरत हाल में, ख़ासकर पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने यहाँ पे जिस अच्छे तरीके से अपने मौक़िफ़ को लेकर गया, उससे इंडिया को ये बावर हो चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकता। एक मैच्योर मीडिया का किरदार हमने तो अदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैच्योर मीडिया का। रहे थे कि शायद अभी के अभी वो तो तोपे सीधी करके बैठे सारे थे, और ये प्री प्लान लग रहा था आपस में। बिल्कुल। और क्या जंग लगेगी कि नहीं, एक ही कार्ड से देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि जंग के ऐसे हालात नजर आते हैं, क्योंकि आखिर ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। बट जुलाई और अगस्त में ये चीज़ें अभी टेंशन रहेगी ये, क्योंकि 9 है ना, मार्स है जंगो जदल, प्रेशर, लड़ाई झगड़े और गुस्से का। बट पाकिस्तान का वो वक्त निकल चुका है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ा के कोई फैसले कर सकें, या भारत अपनी तकरीबकारियों से तो बाज नहीं आएगा, वो हल्की हल्की वो तो हमेशा रहने वाली हैं, उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी बात नहीं। फंटास्टिक टी की जगह अब शायद फंटास्टिक कॉफी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अब हम कॉफी पिला के बल्कि जूते छितर भी 4 मार के भेजेंगे, हम बिस्किट भी साथ में रखेंगे इस बार। बेसिकली पाकिस्तान की इस वक्त एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग जी। इस वक्त नहीं, हम तो शुरू से स्ट्रॉन्ग हैं। एमएम आलम का जो कारनामा था वो अभी, और राफेल तैयारों का वापस जाना और उनका सर पिटना, ये सारी एनर्जी है। ये पाकिस्तान, क्योंकि एयर साइन पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान इस वक्त जब भी अटैक करेगा तो हवाई टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान न सिर्फ अपनी फजाई बल्कि जमीनी हदूद की भी हिफाजत करना जानता है। सितारों पे आ जाए, मई के महीने में कौन से सितारे गर्दिश में रहेंगे, कौन से सितारे जो माला माल नजर आते हैं? तो देखते हैं जी, मई के महीने में बिगिनिंग में तमाम स्टार्स की एनर्जी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिस बुर्ज हमल वालों की। तो एरिस वालों की 3 कार्ड से हम स्टोरी लेते हैं। तो एरिस वालों का आगाज़ कुछ अच्छा है, क्योंकि मिड में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम बन सकती है, बट एंड ऑफ द वीक आप अच्छी एनर्जी हासिल कर लेंगे। इस वीक में बड़े फैसले कर सकते हैं, लेकिन मशवरे के साथ। जैसा कि जॉब और बिजनेस में अच्छी एनर्जी है, अच्छा कार्ड है, पावरफुल नज़र आते हैं। और अगर मैं बात करूं मैरिज और रिलेशन की, तो वहाँ गुस्से को कंट्रोल करिएगा। हेल्थ की बात करूं तो सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब है, सुस्ती रहेगी। और जनाब एजुकेशन तलबा तालबात की भी प्रॉब्लम में जा सकती है। और अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए आयत करीमा ज़रूर पढ़िएगा खुला। उससे एरीज़ वालों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन उन्हें सोच समझकर और संभल कर चलना होगा। जो वीकेंड होगा उनका वो अच्छा गुजर। नेक्स्ट है टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की
बात करें तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले कर रहे हैं। बिलाशुबा आपके मामला बहुत एनर्जेटिक नजर आते हैं, कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है, पुराने काम हो सकते हैं और हासदीन से बचिएगा क्योंकि लेग पुलिंग भी हो सकती है। जॉब और बिजनेस थोड़ा सा डिले है मामला। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अपने वालिदैन के मशवरों पे चलिएगा। हेल्थ की बात करें तो वॉक भी कर रहे हैं, हेल्थ ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा और पढ़ने के लिए सलामन कॉलन में रब्बे रहीम बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब बुर्जौजा। बुर्जौजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्जौजा वाले बिगिनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मामला से मुतल्लिक़ आपको रुकावट हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, शायद कुछ समझ ना लगे कि फ़ैसले क्या करने हैं। उदासी और मायूसी का अंसर रहेगा इनके साथ इस वीक में। अगर मैं बात करूं जॉब और बिजनेस की तो जज्बाती फ़ैसले इनके लिए प्रॉब्लम ला सकते हैं। और जनाब अगर मैं बात करूं मोहब्बत की तो मोहब्बत में गिवन एंड टेक भी चलेगा। एजुकेशन की बात करूं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हेल्थ बेहतरीन है, ट्रैवल कर सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़ना इस वीक में अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर वाले। ठीक है, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसर वाले इस वीक में जज्बाती पहलुओं पे नज़र रखिएगा, धोखा ना खाइएगा, हर बात सोच समझ के करिएगा और ख़ासकर मोहब्बत में धोखा हो सकता है क्योंकि आप बिसाड़ नज़र आते हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव कर सकती है। जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी भी आपको काम मिल सकता है। जो लोग CV जमा करवाना चाहें ज़रूर करें, बिगनिंग अच्छी है। और मोहब्बत की बात करें तो बड़े फ़ैसले करने से पहले मशवरा लीजिएगा। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन बेहतरीन है आप लोगों की और ट्रैवल आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब लियो वाले। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी क्या नज़र आती है, एनर्जी क्या नज़र आती है तो लियो वाले इस वीक में कुछ बड़ा करना चाहते हैं बिलाशुबा क्योंकि दी एम्परर कार्ड आपकी स्ट्रेंथ और आपकी कामयाबी को ज़ाहिर करता है। बट यहाँ पे द डेवल शैतानी असरात, नेगेटिविटी और प्रॉब्लम मौजूद हो सकती है। बट आप कामों में लगे हुए नजर आते हैं और बिलाशुबा आप जितने मसरूफ रहेंगे उतनी ही आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। वो वैसे भी कहते हैं ना कि फारिग दिमाग शैतान का कारण। बिल्कुल आप बिजी रहें जी, कामों में लगे रहना चाहिए। जॉब और बिजनेस बड़ी हैरान कुन तब्दीली है जॉब और बिजनेस में। और मोहब्बत की बात करें तो जस्टिस और इंसाफ की बात होगी और बैलेंस कर रहे हैं अपने। और जनाब हेल्थ की बात करें तो ज़बरदस्त हेल्थ, एजुकेशन भी ज़बरदस्त, ट्रैवल आप ना कीजिएगा और सूरह इखलास का विर्द आपके लिए बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास विर्गो बुर्ज सुमला। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले बहुत ज़बरदस्त आगाज़ कर रहे हैं। दिस सन का कार्ड आपकी अच्छे एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है। बट यहाँ पे प्रेशर ना लीजिए, किसी चीज़ का प्रेशर, गुस्सा और टेंशन मामला ख़राब करती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिल सकती है और अच्छी कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस कामयाबी है, पैसा है, हालात में बेहतरी है, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नेगेटिविटी, उदासी रहेगी। तो जनाब यहाँ पे बात करें हेल्थ बेहतरीन हेल्थ नजर आती है, एजुकेशन भी बेहतर है, ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपको मोहब्बत के अलावा बाकी सब ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए फबीई अलाई रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान का विर्द रखिएगा, इससे बेहतरीन एनर्जी रहेगी। इससे मोहब्बत में भी मामला बिल्कुल अल्लाह के कलाम में, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ताकत रखी है। जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं अपने कामों में, अल्लाह उनके लिए कामयाबियाँ ज़रूर पैदा। बाकी किधर गए? नेक्स्ट है जी जनाब मेरे पास लिब्रा वाले। लिब्रा वाले नहीं, इतनी जल्दी नहीं मैं आपकी जान छोड़ने वाला। लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है तो लिब्रा वाले इस वीक में कोई पार्टनरशिप लग सकती है और किसी के साथ मुशावरत करके मामलात आप बेहतरीन करेंगे। द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है, लेकिन लड़ाई, गुस्सा और बहस मामलात को डिस्टर्ब करेगी एंड ऑफ द वीक में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तरीके से काम करें, पैसे कमाएं, मैरिज और रिलेशन में बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और जनाब यहाँ पे एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी है और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब।
स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वाला जो है लोग चेंज चाह रहे हैं। दी हैंग्ड मैन है, आप अपनी ज़िंदगी से शायद थोड़ा सा उकताए हुए होंगे, मगर ये जो चेंजिंग है ये बेहतर हो सकती है, उसको प्लानिंग के साथ करें और एंड ऑफ द वीक आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, खुशहाल नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस बिल्कुल ज़बरदस्त है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी कामयाबी है। हेल्थ एहतियात करें, खाना पीना भी बेहतर खाएं और घर का खाना खाएं। और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग सूरह नास का विर्द करिएगा, पानी पे दम करके पी लीजिएगा। अपने घर का खाना या घर का नहीं, दूसरों के घर का तो कम ही लोग खाते हैं, अपने घर का खाना चाहिए। अच्छा नहीं, कुछ लोगों को मुफ्ते की आदत पड़ी होती है ना। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आगाज़ थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है, बट बाद में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेहतर पोजीशन नज़र आती है। और कुछ बड़ा करिएगा आप इस वीक में, क्योंकि आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जॉब और बिजनेस में जो है, जिससे अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सोच समझ के वहाँ से करनी है। मोहब्बत में बेहतरीन एनर्जी है। और जनाब हेल्थ भी ज़बरदस्त है, एजुकेशन में एहतियात है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए या रहीम या करीम का वेट बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नेक्स्ट है जनाब कैप्रिकॉर्न वाले। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नज़र आती है तो कैप्रिकॉर्न वाले मुश्किल हालात से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी आप एनर्जेटिक नज़र आते हैं। ख़ासकर फैमिली से मुतल्लिका और कैरियर से मुतल्लिका जो आप स्टक थे वो आप निकल जाएंगे। जैसा कि जॉब और बिज़नेस में कामयाबी है। और मोहब्बत की बात करें तो थोड़ी सी उदासी रहेगी। और हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन भी ज़बरदस्त है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप या हय्यू या क़य्यूम का विर्द बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो एक्वेरियस वाले इस वीक में काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। बहुत से काम आपके जो प्लानिंग का हिस्सा थे अब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे और संडे तीनों दिनों के स्टार्स आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जॉब और बिजनेस अपने काम पे तवज्जो दें, अपने तमाम मामलात को कंट्रोल करें और ग्रिप मजबूत करें। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कम्युनिकेशन, राब्ते बढ़ेंगे, एजुकेशन ज़बरदस्त, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और लास्ट में है जनाब पाइसिस बुर्ज हौत वाले। तो पाइसिस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है तो पाइसिस वाले इस वीक में प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त की प्लानिंग बिलाशुबा कर लेनी चाहिए और ये प्लानिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ख़ासकर जो लोग आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर रहे हैं या इमिग्रेशन का या अपने मामला ख़ासकर रिलेशन से मुतल्लिका, उनकी भी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। जॉब और बिज़नेस बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कामयाबी है। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में तो है ही इस वीक में कामयाबी। और हेल्थ ज़बरदस्त, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इनकी एनर्जी को बहुत ज़बरदस्त कर देगा। बिल्कुल ठीक जी। अब मैं चाहता हूँ एक कार्ड आपका इस वीक का निकालूँ, एक आपका निकालूँ कि आप इस वीक में क्या क्या यहाँ पे हमें खुशखबरियाँ सुनाएंगे। और आपका कार्ड ये है कि आप ज़रा पैसों पे कंट्रोल करें, फजूल खर्ची कम किया करें। और आपके लिए ये है कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह से बता रहे थे कि ये हफ्ता किसके लिए कैसा रहने वाला है। कर सकते हैं इससे जानते हुए कि आपका ये हफ्ता जो है उसमें आपको जॉब नहीं लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं, ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके लिए कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं। और कुरान पाक का जो विर्द है, आयात का जो विर्द है, ये तो आपकी तमाम मुश्किलात को वैसे ही आसान कर देता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात होगी। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से शुरू की गई जो जारियत है खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला कर लिया है। क्या पेशरफ्त मुतलक है, एक ब्रेक के बाद इसके बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं अभी के टॉपिक की कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से शुरू की गई जो जारहियत थी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, उससे अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करने का फैसला कर लिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को हिदायत की है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए
फौरी इकदाम? बहुत ही ज़रूरी इकदाम था जो कि पाकिस्तान ने फाइनली उठा लिया है। डॉक्टर मलिक नदीम आबिद साहब एम्बेसडर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। आपको वेलकम कहेंगे मलिक साहब। कितना बरवक्त है ये इकदाम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और इसका रद्द-ए-अमल क्या आने की तवक्को की जानी चाहिए और क्या हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको, आपकी बिहाइंड कैमरा टीम और ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए, ये तो 22 तारीख को ये वाकया हुआ जी, 22 तारीख को ये वाकया हुआ। 3 वीक के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया, जो 22 तारीख को ही मैंने सजेस्ट किया था कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फौरी तौर पे इसको ले जाने की जरूरत है। 2 रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर है, और दूसरी बात है, आपकी इजाजत से मैं सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये समझ लीजिए ये चार्टर है उसका आपके ऑडियंस को मैं पेश करूं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी ही सिर्फ एक है। चार्टर कहता है जी, आर्टिकल 24 ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इट रीड्स एज इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट and effective action by the United Nations, its members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security. अब देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि वो दुनिया सारी में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है उसको। और अगर जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके दरमियान में अगर टेंशन हो गई है और इतना बड़ा एक सीरियस इशू खड़ा हो गया है, तो ये तो सबसे पहले पाकिस्तान को डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि 22 को ये वाकया पेश आया, तब भी हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा सबसे पहले सलामती काउंसिल में जाना चाहिए पाकिस्तान को और ये मामला वहां पर उठाना चाहिए। अब मामला उठाया गया, हम हमेशा देर कर देते हैं। वो भारत के खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हमेशा की तरह आते रहे, लेकिन हम उसके ऊपर उस तरह से एक्शन नहीं लेते रहे या उस तरह से वो हकाइक जो दुनिया के सामने नहीं ला पाते रहे। अब आप समझते हैं कि सलामती काउंसिल में जाने के बाद हमें क्या फायदा हासिल होगा, और सलामती काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से मुमालिक हैं जो इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के हक के लिए? देखिए, 2 बातें, बड़ा खूबसूरत आपका क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपने पूछा है इसमें क्या फायदा हो सकता है। इसमें 3 फायदे हैं। पहली बात तो ये कि आज से पहले 4 दफा इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं और उनका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया है। पाकिस्तान ने कभी भी उन वाकयात को यूज नहीं किया अपने बेनिफिट के लिए, और पाकिस्तान को करना चाहिए था। और ये फर्स्ट टाइम है कि 3 वीक के बाद कम से कम पाकिस्तान को अब आंख खुली है और उन्होंने अपने बिल्कुल ख्याल आया है और अपने बहुत ही एक्सपीरियंस एक एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त मौजूद हैं, आसिम इफ्तिखार साहब, उनको इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तो अब इंशाअल्लाह उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसमें 3 बेनिफिट मैंने जो अर्ज की। पहली बात तो ये कि जो इंडिया का जो आपके ऊपर इल्जाम है टेररिज्म का, आप सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के खड़े होके आप ये ऐलान कीजिए कि हम बड़े ओपनली आपको इनवाइट करते हैं कि आइए सिक्योरिटी काउंसिल इसको इन्वेस्टिगेट करे। और सिक्योरिटी काउंसिल इसमें सबसे बड़ा जो मैं आपको, जो पाकिस्तान के लिए ये तो एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को डिमांड करनी चाहिए कि आप सबसे पहले तो स्पेशल रेपेट्योर, स्पेशल नुमाइंदा सिक्योरिटी काउंसिल का अपॉइंट कीजिए फॉर कश्मीर, क्योंकि इसकी जो अंडरलाइंग रीजंस हैं इस सारे मसले की, वो ये हैं कि आपने जो वादा किया 1948 में कश्मीर के अवाम के साथ राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन देने का, वो आज तक आपने पूरा नहीं किया और कश्मीर के अवाम पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो आप उसको स्पेशल रेपेट्योर अपॉइंट कीजिए जो न सिर्फ इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करे, वो ये भी इन्वेस्टिगेशन करे कि आज तक कश्मीर के अवाम को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्यों नहीं दिया गया, और फौरी तौर पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का अरेंजमेंट करना शुरू करें। लेकिन इसका कोई फायदा होगा मलिक साहब, क्योंकि माजी में भी बेशुमार जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थी वो सामने आती रहीं, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, भारत उसे यकसर मुस्तरद करता है या नज़रअंदाज करता है। तो एक तो ये कि क्या अनबायस किस्म का कोई मौक़िफ़, कोई राय, कोई फैसला सामने आएगा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, और उस पर अमल दरामद फिर किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा? जो माजी में नहीं हुआ वो अब कैसे हो जाएगा? जुनैद, another very beautiful question.
यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा अपडेट करता चलूं, अगर मुझे इजाजत दें, वर्ड जी करेक्ट करता चलूं कि भारत 1970s तक इसकी यूनाइटेड नेशंस की करारदादों से नहीं भागा था और वो रायशुमारी करवाने के लिए तैयार था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज ऑफ टुडे पाकिस्तान ने जो इसकी करारदाद के मुताबिक जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देने की जो फॉर्मल एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान ने आज तक नहीं दी। This is a great opportunity not only to request the appointment of a special rapporteur on Kashmir, बल्कि पाकिस्तान को वहीं से फौरन पहले कल यानी 5 तारीख की सुबह, आपके तो 5 सुबह हो गई है, हमारी इस वक्त रात के 1:30 बजा है, लेकिन फौरी तौर पे एक खत भी लिखना चाहिए सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस को कि आप फौरी तौर पे प्लेबिसाइड करवाने की अरेंजमेंट कीजिए। ये बहुत एक अच्छा मौका है। पिछले 77 ईयर्स में जो पाकिस्तान ने इग्नोरेंस दिखाई है इसकी प्लेबिसाइड की एप्लीकेशन देने के लिए, आज ये एप्लीकेशन दे दीजिए, खत लिख दीजिए कि फौरी तौर पे कश्मीर के अवाम के लिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का बंदोबस्त करने के लिए प्लेबिसाइड का बंदोबस्त शुरू कीजिए। और ये उसी सूरत होगा कि अगर पाकिस्तान एक फॉर्मल एप्लीकेशन प्लेबिसाइड के लिए दी जो आज तक नहीं दी 77 ईयर्स से। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं, और कौन सा मुल्क आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में अपना किरदार अदा कर सकता है? जो कि जुनेद भी जानना चाह रहे थे कि 22 अगर कोई फ़ैसला आता है सलामती काउंसिल की जानिब से तो कौन से ऐसे ममालिक मौजूद हैं इसके अंदर जो मुस्तकिल रुकन है सलामती काउंसिल के, जो कि अपना किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान के हक़ में? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, वो अमेरिका, चीन, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनमें से किसी के साथ सिवाय चीन के किसी के साथ बहुत करीबी मरासम नहीं है। चीन ने पहले भी बहुत अच्छे इसमें स्ट्रॉन्ग फुटिंग में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर इशू पे। कश्मीर के साथ रिलेशनशिप को पाकिस्तान को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वक्त मैं आपको एक और चीज ये अर्ज करता चलूं जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि इस वक्त तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर बोझ डाल देना चाहिए कि आइए आप आके इन्वेस्टिगेट कीजिए, हम आपको अथॉरिटी देते हैं। और जिस वक्त ये बोझ डालेंगे आप तो उसके बाद आप कहिए कि ना सिर्फ आज के इस वाक़े को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप ये भी इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जुल्म की सारी वजह क्या है। और क्या जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इस चीज़ का इनिशिएटिव ले भी लेती है और कोई ऐसा पर्सन मुकर्रर कर दिया जाता है जो नुमाइंदा होता है सलामती काउंसिल का, तो आपको लगता है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देगा? और साथ में मलिक साहब ये भी बताइएगा कि ये जो वाकया है पहलगाम का, इसके साथ साथ जो जाफिर एक्सप्रेस का वाकया जो बलूचिस्तान में दरअंदाजी भारत मुसलसल कर रहा है, उसकी भी तो तहकीकात होनी चाहिए, ये ऑफर भी तो करनी चाहिए पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, अभी तो तहकीकात की जरूरत नहीं है। तहकीकात की रिपोर्ट पाकिस्तान की अथॉरिटीज के पास मौजूद है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की आज की जो स्पीच होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार साहब की। इसमें न सिर्फ उसका भी जिक्र करना चाहिए, कुलभूषण यादव किधर है उसको पेश कीजिए। कहाँ है कुलभूषण यादव? आपके पास एक रंगे हाथों एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर आपका इंडिया के पास आपके कब्जे में है, वो तो बिल्कुल गायब कर दिया आपने उसको छुपा के रख दिया, उसको पेश कीजिए। और फिर ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीर के ऊपर जो प्लेबिसाइड की करारदादें हैं उसको किसी और की सपोर्ट की अब जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, ये भी मैं आपके व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए बताता चलूं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद कभी भी एक्सपायर नहीं होती जब तक लेकिन डॉक्टर साहब भारत तो आए बाएं शाएं कर सकता है ना? आपको लगता है कि भारत तो लगता यूं है कि जैसे दूसरा इजराइल बनने जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर या किसी भी किस्म के इनिशिएटिव पर? आपको लगता है कि इस वक्त भारत मुत्तफिक होगा और भारत फेयर इन्वेस्टिगेशन होने देगा या फिर आए बाएं शाएं से काम लेगा? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भारत है तो झूठा, ये तो बेनकाब हो ही चुका है। यहाँ पे भी आपका इशाल, आपका जो दोनों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को आए बाएं शाएं करने दीजिए, और भारत के आए बाएं शाएं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला पाकिस्तान ने अब उठा ही दिया है तो अब भारत चाहे इन्वेस्टिगेशन करने दे या ना करने दे,
ये रोज रोज का ड्रामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ये अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को आइए आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम आपको असिस्ट करने को तैयार हैं, भारत अगर असिस्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता, तो फिर वो बेनकाब हो जाएगा बिल्कुल क्लियरली। और ये मुआहिदे को किस फोरम पर उठाना चाहिए, क्योंकि सिंतास मुआहिदा जो है अगर भारत की जानिब से मुअत्तल किया जाता है वन साइडेड, तो कानून तो ये कहता है कि भारत वन साइडेड ये मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता, तो सिंतास मुआहिदे के लिए भी क्या हमें सिक्योरिटी काउंसिल से ही रुजू करना चाहिए, कोई और फोरम भी है जिसपे हम रुजू कर सकते हैं? जी, सिंतास मुआहिदे का जो मुआहिदे के मुताबिक जो उसमें 3 उन्होंने कैटेगरीज दी हैं कि जो डिफरेंसेस अगर आते हैं मुआहिदे के अमल दरामद में, तो वो कमीशन जो सिंतास ट्रीटी कमीशन है वो खुद फैसला करेगा, नंबर 1। जहां पे आके जो सीरियस इश्यूज खड़े होते हैं, तो फिर उसके वो रिक्वेस्ट करेंगे, इंडिया या पाकिस्तान ये दोनों रिक्वेस्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक को कि वो एक न्यूट्रल रिप्रेजेंटेटिव न्यूट्रल इंक्वायरी कमीशन कायम करे। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, तो फिर एक स्पेशल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगी, और ये ऑलरेडी इन प्रोसेस है ये केस। और इसमें ऑलरेडी स्पेशल उन्होंने इन्वेस्टिगेटर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने, इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस। अब पाकिस्तान को अपना केस बहुत स्ट्रांगली उसमें प्लीड करना है, और यूनिलैटरली इंडिया इस एग्रीमेंट को खत्म नहीं कर सकता। ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं, इसमें आप वन साइडेडली वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, इसका गारंटर भी वर्ल्ड बैंक है, ये भी देखिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे इसके ऊपर डैम बना दिए गए हैं, क्या कानूनी हैसियत क्या है, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या डैम इस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो पानी जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को सैराब करता है, उसके ऊपर सिर्फ हक भारत का नहीं है, तो भारत ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर डैम बना के पाकिस्तान को उसके हक से महरूम करने की पूरी कोशिश की है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तो बहुत बाद में शुरू हुआ, ये मामला तो अभी उठाया गया, उससे पहले ही पानी को रोकने की तो कोशिश की जा रही है, तो क्या इस तरह से डैम्स बनाए जा सकते हैं? इशाल, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने व्यूअर्स को एजुकेट कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जो 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, चनाब, झेलम और दरिया सिंध, उनके ऊपर डैम इंडिया को कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की इजाजत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इरिगेशन के लिए पानी पार्शियली इंडिया यूज कर सकता है, उन 3 दरियाओं पे वो कर सकता है। लेकिन तीसरी जो चीज, इंपॉर्टेंट चीज इस क्लॉज की है ट्रीटी की, कि इन 3 दरियाओं का पानी डाइवर्ट इंडिया नहीं कर सकता। सो ये जो जिस वक्त ये वायलेशंस हो रही थी, तो एज पर द ट्रीटी पाकिस्तान को 3 महीने के अंदर अंदर, जो ही इतला मिलती है, 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक में ये कंप्लेंट लॉन्च करनी थी, और पाकिस्तान ने वो 3 महीने में कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। अब ये देखिए ना, कसूर तो हमारे भी हैं। और लेकिन उसके बाद ये है, लेकिन अब फाइनली अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ जा रहे हैं और आपको लगता है कि सही अंदाज में मुकदमा पेश किया जाए, तो क्या किसी किस्म की कोई सैंक्शन या कोई जवाब तलबी हो सकती है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भारत से, और भारत उसे तस्लीम करेगा जो भी फैसला आएगा? देखिए, अगेन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का मैं इंसिस्ट इसीलिए कर रहा था कि पहली बात तो ये, एज पर द ट्रीटी क्लॉजेस, एज पर द ट्रीटी रेगुलेशन, बायलॉज, वो जो प्लेस जिसमें पाकिस्तान या इंडिया या दोनों जाके इस ट्रीटी के मुतल्लिक बात कर सकते थे, वो वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते, और वर्ल्ड बैंक की डिस्क्रिप्शन थी कि वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करे, या फिर अगर ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो फिर उसको स्पेशल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर दे, जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने अभी कर दिया हुआ है, चेयरमैन आर्बिट्रेशन कोर्ट का अपॉइंट कर दिया हुआ है। लेकिन अब चूंकि मसला 2 मुल्कों के दरमियान, न्यूक्लियर पावर के दरमियान पॉसिबल जंग होने का है, जिसको पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना है सिक्योरिटी काउंसिल में, और इट्स नाउ अबाउट द वर्ल्ड पीस। 2 चीजें, पहली बात तो पाकिस्तान को बड़ा क्लियर आज स्टैंड लेना चाहिए कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट जंग कभी भी शुरू नहीं करेंगे, बट वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि अगर इंडिया शुरू करेगा तो द चॉइस विल बी आवर्स।
हम अपने डिफेंस का कंप्लीट राइट रखते हैं। ये चीज सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात क्लियरली कह देनी चाहिए। जी। नंबर टू ये कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो उसको भी हम एक्ट ऑफ वॉर, अपने ऊपर हमला करेंगे, कंसिडर करेंगे, और वी विल हैव द राइट टू डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स टू गेट द वाटर। सो ये दो चीजें अब सिक्योरिटी काउंसिल में आप ले आइए। वो जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जो रिस्ट्रिक्शन थी कि आप वर्ल्ड बैंक के अलावा कहीं और इसको नहीं ले जा सकते, अब आप ये मसले को मौका मिल गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक नदीम, आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान यही मौक़िफ़ इसका इजहार कर चुकी है, लेकिन ज़रूरत यह है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसी मौक़िफ़ को दो टुक अंदाज में बयान किया जाए। और पाकिस्तान अब मजबूर हो चुका है, बार बार भारत की जानिब से कवानीन को वायलेट करने के बाद अब पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उठाएगा। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश की गई या जारहाना कोई भी इक़दाम सामने आए तो पाकिस्तान किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मौसम की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 रोज़ में आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी बारिश हो रही है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में हम देख रहे हैं कि अप्रैल के साथ साथ मई का आगाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। बिल्कुल जी, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो मौसम बड़ा ही गर्म और मरतूब था मई के अंदर, लेकिन मई का आगाज़ इस बार जिस तरह से महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट भी की थी बहुत अच्छा हो गया है। हम जानते हैं हमारे साथ महर साहबजाद खान DG MET मौजूद हैं। महर साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। महर साहब, मौसम जो हम देख रहे हैं पंजाब में तो खासा बेहतर हो गया है और मई में जितनी गर्मी की शिद्दत होती है उतनी इस दफ़ा महसूस नहीं हो रही है, शायद वो बारिशों की ही वजह से है। अब कराची में भी बारिशों की फोरकास्ट की गई है। ये बारिशों का सिलसिला कब से शुरू होने जा रहा है, कब तक चलेगा और क्या इससे मौसम ओवरऑल बेहतर हो जाएगा मई में? बिल्कुल, ये मौसम का सिलसिला जो है जैसे कंटिन्यू है, ये मजीद एक हफ्ते तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी रहेगा। और आपको पता है कि ये मई का महीना जो है वो वैसे तो गर्मियों का महीना होता है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी मई के महीने में पड़ती है, लेकिन इस साल अभी तक कोई इस तरह का नहीं लग रहा कि जी पहले जो है वो तो मेहर साहब ये क्लाइमेट चेंज है, गर्मियों के ज्यादा शिद्दत की हो। तो मेहर साहब ये क्लाइमेट चेंज इसे समझा जाए और जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि 3 से ज्यादा बारिशें होंगी, वैसा ही होगा? जी एक फिनोमेना ऐसा है जिसने हमारे पूरे दुनिया के सिस्टम को तब्दील किया हुआ है, तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो काफी ज्यादा है ना। दुरुस्त। अच्छा महर साहब, हम पहले फोरकास्ट सुन रहे थे जो पिछले 2-3 महीने से चल रही थी कि ये खुश्क साली का साल होगा और इस बार बारिशें जो हैं वो मामूल से कम होंगी, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे कि फसलें भी काफ़ी असरअंदाज होंगी, मौसम जो है उसमें गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होगी, लेकिन एक बार फिर से बारिशों का शुरू हो जाना, क्या आप समझते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में भी बारिशें मुतवक्के हैं? फोरकास्ट इस हवाले से क्या कहती है? बिल्कुल, देखें जिन महीनों की हमने फोरकास्ट की थी उन दिनों तो बारिशें बिल्कुल नहीं हुई थी और वाकई खुशक साली का सिलसिला ही था, लेकिन अब देखें अल्लाह ताला का करम है कि जी दोबारा एक सिलसिला शुरू हुआ। ये असल में ग्लोबल चेंजेस होती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जी अल नीनो या ला नीना या इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, तो वो इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट था, वो ग्लोबल फिनोमेनाज हमारे वो लिए बायस बने हुए थे खुशक साली का। तो अभी भी खुशक साली इतनी ज्यादा खत्म नहीं हुई, हम कहें कि बारिशें जो है ना वो इतने ज्यादा इलाकों में नहीं है। आपके बलूचिस्तान में अभी तक कोई खास बारिश नहीं हुई, शायद आप हो जाए। महर साहब, कितने महीने पहले फोरकास्ट की जा सकती है कि बारिशें होंगी या खुश्क साली रहेगी, बर्फबारी की शिद्दत ये रहेगी? ये कितना अरसा पहले हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि महीने की फोरकास्ट, 2 महीने की फोरकास्ट हो सकती है? देखें, हम जो मंथली फोरकास्ट देते हैं उसके साथ 3 महीने की भी फोरकास्ट देते हैं, तो वो वैसे नॉर्मली ये है कि फोरकास्ट जितनी ज्यादा अरसे की होती है उतनी उसमें थोड़ी सी यानी आप कह लें कि जी दिली की गुंजाइश होती है, ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। हाँ, ऑथेंटिसिटी कम होती है, जितना करीब आते जाते हैं वो बढ़ती जाती है। तो इस दफा आगे आने वाले दिनों में लगता है कि मॉनसून भी शायद अच्छी मॉनसून। अच्छा, अभी आपने कराची के हवाले से तो फोरकास्ट की भी है कि वहाँ पे बारिश हो सकती है, दीगर कहाँ बारिश मुतवक्के है, कितना टेम्परेचर में कमी आएगी इससे? देखें, टेम्परेचर में तो अब अच्छी खासी कमी है। आप इस्लामाबाद में देखें तो मई का महीना तो लगता ही नहीं है,
टेम्परेचर अभी कुछ दिन तो एवरेज से कुछ 4-5 डिग्री जो है ना वो कम ही रहेंगे, जो हमारे एक नॉर्मल रेंज होती है। तो ज्यादा बारिशें, जो बारिश या जो इस तरह का मौसम मुतवक्के है वो हमारे ये शुमाली इलाके जो है वहाँ पे ही है, और पंजाब के आप कह लें कि मरी या फिर मलिका जो डिवीजन है, पिंडी डिवीजन है। साहब, अनएक्सपेक्टेड रेन भी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि एकदम से एक सिस्टम दाखिल हुआ और मई में ही बारिशें शुरू हो गई। इस तरह की कोई अनएक्सपेक्टेड रेन का सिस्टम दाखिल हो सकता है? नहीं, ये बारिशें आप वो सिलसिला इतना ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन बारिशें अच्छी बारिशें हैं वक्फे वक्फे से। जो हम एक कहे ना कि जी बहुत बड़ा सिलसिला वो नहीं है। हमारे किसान भाइयों के लिए जाते जाते बता जाइएगा कि प्री मानसून कब शुरू होने जा रहा है और मानसून जो है वो कब उसका आगाज हो रहा है? प्री मानसून जो होता है वो तकरीबन आप कह लें कि 15 जून के महीने में 15 जून से 30 जून तक होता है, और उसके बाद बाकायदा जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते में जो है मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि जी हो सकता है कि बाज़ जून के एंड पे भी बारिश मानसून की आ जाती है, तो ये अभी आगे जाके देखा जाएगा। ठीक है, महर साहबजाद खान डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मौसम में खुशगवार तब्दीली, बारिशें हो रही हैं, यकीनी तौर पे इससे गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़ई हुई। बिल्कुल जी। और अब जनाब हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट कम्युनिकेशन में इनकलाब लाने वाली स्काइप सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया है, तो स्काइप को बाय बाय के। आज मई है 2025 की, तो आज स्काइप का इख्तिताम होता है, दस्तयाब नहीं होगी ये सर्विसेज। सार्फिन को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है, और स्काइप की बुनियाद 2003 में आपको याद है रखी गई थी। और हम सब जानते हैं कि किसी ने कोई मीटिंग करनी हो, ऑफिस में बैठ के किसी के साथ कनेक्ट करना हो, तो स्काइप एक ज़रिया था जिसके थ्रू आप बहुत सारे लोगों से एक ही वक्त में कनेक्ट करके तो मीटिंग्स किया करते थे, लाइव कॉल्स किया करते थे। लेकिन अब स्काइप बंद होने जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ बहुत सारी ऐप्स अब यूज़ हो रही हैं। और मुनाफे में अच्छा खासा इन्हें नुकसान उठाना पड़ा, मुसलसल कमी का इन्हें सामना था, तो फाइनली उन्होंने सोचा है कि हम इसे बंद ही कर देते हैं। इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बर्दाश्त करने से बेहतर है। आपको याद होगा कि स्काइप पे मुफ्त वॉइस कॉल्स होती थी, लैंडलाइन्स और मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल के लिए मुनासिब रेट के लिए सहूलत फराहम करके इंटरनेट कम्युनिकेशन में इसने इनकलाब बर्पा किया था। लेकिन एक लंबे चौड़े दौरानिए के बाद जब टेक्नोलॉजी ने चेंज अपने अंदर पैदा किया, इनोवेशन आई, और साथ में शायद स्काइप ने उस तरह से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। बिल्कुल, और फिर स्काइप को जब माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया तो फिर उसका जवाल जो है वो शुरू हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट ने जब ख़रीदा 2011 में, तो फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि स्काइप के सारिफीन की तादाद जो वो कम होती चली गई। अब ये हम नहीं जानते कि माइक्रोसॉफ्ट के ख़रीदने के बाद उसके तादाद में कमी आई है जो सारिफीन इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर उसकी ऐप के अंदर वो जिद्दत नहीं रही थी जिसकी वजह से सारिफीन जो है वो डिफरेंट ऐप्स के ऊपर मुंतकिल होते रहे। अब तो ईमो है, डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं, गूगल चैट है जिसके थ्रू कॉल या मैसेज। तो ये एक मैसेज है, एक सबक है उन तमाम कंपनीज के लिए भी और शख्सियात के लिए भी कि वक्त के साथ साथ अगर आप अपने आप के अंदर ग्रूमिंग पैदा नहीं करते, अपने आप को बेहतर नहीं करते, जिद्दत नहीं लेकर आते, तो फिर पीछे रह जाते हैं, आपके कंपेटिटर्स आगे निकल जाते हैं और फिर आपको फाइनली उसे और फिर दुनिया एक दिन आपको भूल जाती है। तो इसलिए अपने अंदर जिद्दत लाइए, नई से नई चीज़ें सीखिए और सिखाइए, और टेक्नोलॉजी जो है उससे अपने आप रखिए ताकि आप किसी भी जगह पर जाएं तो आप मुकाबला करने की सलाहियत तो रखते हो जनाब। और हम यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।